अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे लॉन्ग के लिए भी है और शॉर्ट के लिए भी है। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो हमारे पास ये देखिए, ये आपकी बुक की ये वाली साइड है ना, तो इसमें है जानदारों में पैदा होने वाले मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाएगी हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जब हम आलू खाते हैं तो उसमें स्टार्च होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड समझो हमारे पास जो फैटी चीज़ें होती हैं ना, उनको बोलते हैं। प्रोटीन जब हम गोश्त और दालें वगैरह खाते हैं तो वो जाके हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है ना, तो हमारे जानदारों के जिस्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इनको हम सबको क्या बोलेंगे अब? बायोमोलिक्यूल्स। इसमें न्यूक्लिक एसिड्स भी आ जाएंगे, और न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए और आरएनए आते हैं। हमारे पास हमारा जो अगला चैप्टर है ना ऑलमोस्ट, उसमें हम न्यूक्लिक एसिड या इसी चैप्टर में अच्छे से आरएनए और डीएनए को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। डीएनए का तो आप लोगों को काफ़ी हद तक पता है ना कि डीएनए क्या होता है। हमारे पास डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जो कि कोड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। और जो ये है हमारे पास डीएनए, ठीक है। और जो हमारे पास आरएनए है वो क्या होता है बच्चों? आरएनए हमारे पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड, यानी डीएनए से आरएनए बनता है। जब डीएनए बनता है तो डीएनए आरएनए बनवाता है। आरएनए जो है वो प्रोटीन बनवाता है, और प्रोटीन जो होती है हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करती है। तो आप लोगों की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? यहाँ स्टार्ट से आप लोगों ने शुरू करनी है, और ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ तक। अब उसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन में है कि जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो अक्सर बड़े साइज़ के होते हैं, यानी कि बहुत छोटे नहीं होते, बड़े साइज़ के होते हैं। और इनको जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल का आप लोगों को पता है ना, मैक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻6 के बराबर। जानदारों की अब ये बॉडी में पाए जाते हैं तो इनका कोई फंक्शन होगा ना। तो जान ये क्या करते हैं? एक तो जानदारों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा उनका फाल, यानी कि वो किस तरह से काम करेंगे ये भी हमारे मॉलिक्यूल्स ही हमें बताते हैं। और इन सब चीज़ों में ये अहम किरदार अदा करते हैं। अब जो हमारे पास ये जो हमारा पहला पेज है इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके नाम्स हैं और उनके काम हैं, हम लोग उनको देखते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें हमारे बायोमोलिक्यूल के टेबल्स को, तो हमारे जो अहम बायोमोलिक्यूल्स हैं वो और उनके काम को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, तो इसमें क्या होंगे? कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन जब इकट्ठे होते हैं ना मोस्टली, तो उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स अब पाए कहाँ पे जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं बच्चों साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म पता है ना आप लोगों को कौन सी चीज़ होती है? सेल है ना हमारे पास। तो सेल की इंटरनल ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन तक का पोर्शन हमारा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और साथ में किस में पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। जब आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में, तो हमने उसमें पढ़ा था ना कि वो फास्फोलिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल होती है और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, और उसके ऊपर जो होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में मौजूद है। जहाँ पे भी आप ग्लाइको का लफ्ज़ सुनो ना, तो इसका मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इनके सेल में मुकाम, और इसमें अहम अफ़ाल अफ़ाल कौन कौन से हैं? तो ये तवानाई के ज़रिए के तौर पे काम करते हैं, यानी कि जब हम रोटी खाते हैं तो हमें तवानाई देती है ना, और तवानाई ज़ख़ीरा करने वाले मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी ये काम करते हैं। यानी समझे, अब हर वक्त तो हम रोटी ना खाते रहते हैं, हर वक्त तो हम कुछ ना कुछ खाते नहीं रहेंगे। तो क्या होता है, जितनी जब हम रोटी खा रहे हैं तो एक तो उस वक्त हमें तवानाई मिल रही होती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा तवानाई होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। एनर्जी का करेंसी यूनिट आप लोगों को पता है ना? जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि सेल जो है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ज़ख़ीरा करता है, ताकि हमारे बॉडी को जब चाहिए वो उसको इस्तेमाल कर सके। अगला मॉलिक्यूल है हमारे पास बच्चों प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। जैसे अभी अभी हमारी बात हुई कि सेल मेम्ब्रेन में बड़ी बड़ी सी प्रोटीन नज़र आ रही थी ना, यानी सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक समंदर है और उसमें प्रोटीन के जो टुकड़े हैं वो तैर रहे हैं, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रोटीन पाई जा रही है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में पाई जाती है। काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में ये बहुत सी प्रोटीन्स हैं
जो कि एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स हमारी बॉडी में मौजूद ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन को तेज़ करवाती हैं। इसको आप इस तरह समझ लो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो तो अगर हमने एक नवाला रोटी का खाया है ना तो उसको डाइजेस्ट करने में ऑलमोस्ट हमें 1 साल लग जाए, इतना स्लो प्रोसेस हो। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ये कुछ हार्मोन्स के फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुलियों में मेम्ब्रेन और दूसरी साख्ती फाले खुलियों यानी सेल्स में, सेल की मेम्ब्रेन में होगी, ठीक है, यानी एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन में होगी, और दूसरी जो साख्तें बनाती है उसमें प्रेजेंट होती। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास गोल्जी एपरेटस में भी है और लाइसोसोम्स में भी है। तो ये करते क्या है? इसमें सेलुलर ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, यानी कि वो बताती हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो किस तरफ जाएगा, किस चीज़ को कौन सी ज़रूरत है और उसको उस तरफ को वो फॉरवर्ड कर देंगी। अब आ जाते हैं हमारे पास लिपिड्स। तो लिपिड्स किस में पाए जाते हैं बच्चों? वो भी सेल मेम्ब्रेन में और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। करते क्या हैं ये लोग? ये भी तो ज़ख़ीरा करते हैं। और उसके बाद ये क्या है? हरारत के इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर की समझ आप लोगों को ऐसे लगेगी, जो बर्फ़ानी रीछ होता है ना, उसकी मोटी मोटी सी चमड़ी होती है, उसके ऊपर बहुत सारी चर्बी होती है। वो चर्बी क्या करती है? उसको बैरूनी माहौलों से हिफाजत देती है, यानी सर्दी और गर्मी से बचाती है। तो इंसुलेटर ऐसी चीज़ होती है जिसमें से हरारत जो है वो कम गुजर पाती है। तो साइटोप्लाज्म में हरारत के इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं हमारे पास लिपिड्स, और सेल मेम्ब्रेन की साख्त भी बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की साख्त कैसे बनाते हैं बच्चों? आप लोगों को अगर याद हो तो हमने सेल मेम्ब्रेन की साख्त ऐसे करके पढ़ी थी ना, ये ऐसे करके, और उसकी 2 टेल्स थी। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर बना रहा है ना सेल मेम्ब्रेन का। कौन बना रहा है? लिपिड बना रहा है, फास्फोलिपिड्स। और यहाँ पे समझो ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, इसी तरह इधर भी फास्फोलिपिड्स बना दें, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास बच्चों डीएनए। तो डीएनए के बारे में तो आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये किस में पाया जाता है? ये यूकेरियोट्स में पाया जाता है। यूकेरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता बेचारों में, तो वो वैसे ही फैला हुआ होता है वहाँ पे, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी थोड़ा बहुत डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। तो ये क्या है? जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना बच्चों, ये सेमी ऑटोनमस स्ट्रक्चर्स हैं। ये इनके सारे अफ़ाल जो होता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करता, ये अपने कुछ फैसले खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या है? ये सारी डीएनए क्या करता है? ये जानदार की नशोनुमा को कंट्रोल करता है, और काम करने की खसूसियात के लिए जीनयाती मालूमात यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है कि जी ये अगर सेल है तो ये मसल का सेल होगा, ये हार्ट का सेल है। जब हमारे पास ये समझो कि जब बेबी बनने लगता है तो उस वक्त उसके पास सिर्फ एक सेल होता है, उस सेल ने बड़ा होना होता है, उससे अलग अलग तरह के सेल होने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? वो डीएनए डिसाइड करता है कि उसने बड़ा होके क्या बनना है, किस तरह का बनना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आरएनए बच्चों। तो आरएनए किससे बनता है? आरएनए डीएनए से बनता है। होता कहाँ पे है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन के मिलके बने होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी आरएनए मौजूद होते हैं। काम क्या है इसका बच्चों? तो ये प्रोटीन की तैयारी के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसे डीएनए से राइबोसोम्स तक लेके जाता है। यानी डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है राइबोसोम्स के पास। तो अमाइनो एसिड पड़े होते हैं सेल के अंदर, तो राइबोसोम क्या करता है? पकड़ पकड़ के राइबोसोम्स अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है और प्रोटीन बनाता है, जिससे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है सेल को कि आपने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ चीज़ बनानी है, फ़लाँ सेल को तोड़ना है। तो आज के लिए बच्चों आपका काम इतना ही है। इसमें क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों? इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बायोमोलिक्यूल की तारीफ करें, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर करवा दी गई है। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि बायोमोलिक्यूल्स के अफ़ाल बयान करें। तो आपने उनके नाम और उनके अफ़ाल बयान कर देने हैं। और इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या अफ़ाल हैं, लिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं, उसके क्या अफ़ाल हैं। तो गुड लक फॉर दिस। अच्छे से याद करिएगा, रोज़ का काम रोज़ करिएगा, कल पे पेंडिंग ना करिएगा। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप लोगों की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और मेरा भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। फिर इस तरह से हमारे पेपर भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा रिवीजन का। अल्लाह हाफिज़।